निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तौर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत चीन को पीछे छोड़कर पीपीई किट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इन पीपीई किट को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ आपके लिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपीई किट के यहाँ हम में कीजिएंगे के करेंगे के अंतर्गत जूता कवर, शू कवर, ग्लव्स, दस्ताने, आंखों का कवच, ये कवच है, मास्क और गाउन होते हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है पीपीई और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर पीपीई किट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं बना, भारत दूसरा बड़ा उत्पादक बना है। सेकंड बात, जो स्टेटमेंट है इसके अंदर शू कवर आते हैं, ग्लव्स आते हैं, जो आंखों का कवच आता है, मास्क आता है, गाउन, ये सारे इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए द हिंदू की खबर है 21 मई की। इंडिया बिकम वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई बॉडी कवरऑल्स नेक्स्ट टू चाइना, मतलब नंबर 1 चाइना और सेकंड में कौन हो गया, इंडिया। भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। अब ये देख सकते हैं आप पीपीई के अंदर क्या क्या आता है, आप देख सकते हैं ये मास्क है, ग्लव्स है, ठीक है, ये आई कवर है, यहाँ पे ये पूरा फेस कवर है, शू है, ये गाउन है। तो ये सारे मिलके पीपीई किट बोला जाता है। जैसा कि शुरुआत में जब कोविड-19 फैल रहा था तो आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने भी बोला था कि हमारे पास पीपीई नहीं है, और उन्होंने अपील भी की थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी मदद करना चाहते हैं वो फाइनेंशियली मदद ना करके हमें पीपीई किट्स प्रोवाइड कराए, क्योंकि ये एक क्या करेगी, सुरक्षा कवर का काम करती है ये, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया ने इसमें जो प्रोडक्शन है काफ़ी बढ़ गया। और अगर आज की बात की जाए तो वर्तमान में जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो 2.06 लाख किट पीपीई किट, ठीक है, प्रतिदिन क्या करता है, उत्पादित करता है, डेली उत्पादित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमजी नरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, योजना को सामाजिक उपाय अर्थात सोशल मेजर के रूप में लाया गया जो काम के अधिकार की गारंटी देती है। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। दूसरा है, योजना के तहत स्थानीय सरकार को कानूनी रूप से ग्रामीण भारत में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। तीसरा, स्कीम का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में प्रवासन को कम करना है, मतलब ये बोल रहा है जो रूरल से अर्बन की ओर क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसको कम करना है। अब आपको बताना है कि एमजी नरेगा के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। काफ़ी चर्चा में है ये, और कोविड-19 के टाइम पे आप देख सकते हो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये एमजी नरेगा। सरकार ने इसका बजट ये अलग से जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो घोषणाएं की है उसमें एमजी नरेगा का बजट बढ़ा है और आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, मतलब स्टेटमेंट पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। तो ये काम के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। एमजी नरेगा की अगर फुल फॉर्म मैं कहूँ तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा, महात्मा गांधी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट, ठीक है। दूसरा, ये स्थानीय सरकार को, जो लोकल गवर्नमेंट को, जो लीगली ये बाइंड करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करे। बिल्कुल सही है। और उसका उद्देश्य क्या है कि गांव में ही वो क्या करे, उनके अंदर आत्मनिर्भरता है, वहीं पे उनको काम के अवसर, रोजगार मिले और जो शहरी क्षेत्रों में उनका जो प्रवसन है वो कम हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की खबर है, गवर्नमेंट रिलीजेज 170 करोड़ एज मनरेगा वेजेस अहेड ऑफ ईद उल फितर। मतलब ईद उल फितर आने वाली है, उससे ध्यान में रखते हुए 170 करोड़ रुपए का क्या फंड रिलीज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिंस अप्रैल 2020, मतलब 20 अप्रैल 2020 से डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप मोर देन 14,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर MG नरेगा। मतलब MG नरेगा के तहत जो विभाग है, कौन सा विभाग, ये देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। इसने क्या किया है, 14,000 के करीब जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को इन्होंने क्या किया है, शुरू किया है, जिसमें जो 1670 तो लगभग किससे, जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं, सिंचाई के कार्यों से जुड़े हुए हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्य है उनसे जुड़े हुए हैं। देखो स्टूडेंट, एक बात आप कॉमन सी बात लॉजिक लगा के सोचो। अब जैसे जो श्रमिकों क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करके अपने वापस गांव में जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, तब वहां जाके वो अपनी आजीविका को कैसे चलाएंगे, वो कहां से अपनी लाइवलीहुड को वो अर्न करेंगे। ऐसे में MG नरेगा, जो MG नरेगा क्या है, महत्वपूर्ण योजना है। देखो, उन लोगों को ये रोज़गार प्रदान करेगी ताकि भुखमरी का शिकार ना हो। SDG जो इंडेक्स पे जो हम 2030 तक जो हमें टारगेट अचीव करने हैं, कोविड-19 की अगर हम चपेट में पूरी दुनिया आ गया, इससे हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। ऐसे में अगर ग्रामीण भारत पिछड़ गया, उन लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, बेटर फूड, ये सारे पैरामीटर्स पे लोग पिछड़ जाएंगे और जो गरीबी से बाहर निकालने के जो हमारे टारगेट है वो उन सब में हम पिछड़ेंगे। ऐसे में MG नरेगा ये एक महत्वपूर्ण ऐसी स्कीम है जो यहाँ से इन सारी सिचुएशन से लड़ने में मदद करेगी। सरकार ने पहले तकरीबन शायद 60,000 करोड़ था, फिर 40,000 करोड़ के करीब फिर बढ़ाया बजटीय आवंटन। और आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रही, अगर वापस से कोविड-19 को हम हैंडल मतलब नहीं कर पाए, वो तो एक वायरस है, पता नहीं कैसे होगी जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, अगर वो लड़ाई लंबी चलती है तब इस फंड को जो सरकार है वो और भी बढ़ाएगी, क्योंकि और कोई विकल्प है ही नहीं इन लोगों को रोज़गार देने के लिए, और वो रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके पढ़ना। आप देखो, कोविड ने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाके जो प्रस्तुत की है, इसके जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मेंटल बहुत सारे इश्यूज़ इससे क्रिएट होंगे। बहुत अच्छी, मतलब बीइंग ए UPSC एस्पायरेंट आपको बहुत ज़्यादा कुछ आँख कान ना खोल के सारी चीज़ें देखते चलो, इंटरलिंक करते चलो, अपने सिलेबस के साथ जोड़ो। सोशल जस्टिस, सोसाइटी, बहुत सारा GS पेपर 1, 2, 3, इवन आपका एथिक्स में भी ये सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। टाइम पे मैं भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अब आगे चलते हैं। उमंग ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह ऑल इन वन एकल अर्थात सिंगल इंटीग्रेटेड एकीकृत मल्टी चैनल मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। मतलब ये ऑल इन वन एकल एकीकृत मल्टी चैनल बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। दूसरा, ऐप की शुरुआत वर्ष 2017 में समस्त सरकारी सेवाओं को एकल मोबाइल ऐप पर लाने के लिए की गई। तीसरा, हाल ही में भारत मौसम विभाग की इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट की 7 सर्विसेज को, 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पे ऑन बोर्ड किया गया। अब आपको बताना है कि उमंग ऐप के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब स्टेटमेंट पहला सही है। यह ऑल इन वन सिंगल इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल मल्टीलिंगुअल
मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। क्यों शुरू की गई? 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किस लिए की गई थी? कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको सिंगल एक ही मोबाइल ऐप पे लेके आया जाए, ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, इन सब से इसको लिंक करेंगे। और अभी हाल ही में जो भारत का मौसम विभाग की वेबसाइट की 7 सर्विसेज को भी उमंग एप्लीकेशन पे लेके आया गया। अब ये देखते हैं इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया। ये देख सकते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पे ऑन बोर्ड कराया गया। तब ये उमंग एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करती है, मैं बता देता हूँ। उमंग की जो फुल फॉर्म है, उमंग क्या है इसकी? यूनिफाइड। इस तरह की जो एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं वो सीधा ही पूछ लेगा उमंग ऐप का संबंध किससे है, तो ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, उन सब से इसको लिंक करके आपको इसको रिलेट करके इसका आंसर देना होगा। ठीक है ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो घुमा फिरा के पूछेगा। तो अब बस हमें एक कोर में याद रखना है कि ये ई गवर्नेंस की ओर ये एक कदम है भारत का। तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग हो गया, UMA, ठीक है, NG, ठीक, उमंग हो गया। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं आप उमंग, ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो आधार, पासपोर्ट, बिल पेमेंट, वीमेन सेफ्टी, SMS, गवर्नमेंट सर्विसेज, पैन कार्ड, इंक्वायरी, इन सबको क्या कर रहे हैं आप? डिजिटली ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न है, स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट, मतलब सरकारी कर्ज पर एक स्टेटस पेपर है ये, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, केंद्र सरकार वर्ष 2008 से वार्षिक रूप से यह पेपर जारी करती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कर्ज की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। दूसरा, वर्ष 2016-17 से इस ऐप पर एक भाग के रूप में, मतलब इसके एक पार्ट के रूप में, मध्य अवधि कर्ज प्रबंधन रणनीति, मतलब मिड टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को भी इसमें शामिल किया गया। अब आपको बताना है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इस बार महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर, स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। A, B, C या D, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। मेरा जवाब देने के बाद बहुत सारे बच्चों के धड़ाधड़ मैसेज आने लगते हैं जवाब के, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ, और दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ। तो पहला क्यों हुआ कि जो ये स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट है ना, मतलब सरकारी कर्ज के ऊपर एक जो ये गवर्नमेंट पेपर है कि सरकार के कर्ज की स्थिति क्या है, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्ज हो चाहे वो राज्य सरकार का। तो ये 2008 से नहीं जारी किया जा रहा है स्टूडेंट, इस पेपर को वर्ष 2010 से जारी किया जा रहा है। एक बात तो ये हो गई। और अभी जो जारी किया गया है 2018-19 जारी किया गया है, इस पेपर का नाम है 2018-19। तो ये इस बार का ये 9वां जो इसका 9वां एडिशन था। ठीक है, तो बस पहला स्टेटमेंट में सिर्फ ईयर गलत था ताकि आपको ये याद रहे। कई बार मैं फैक्ट्स इसलिए डालता हूँ क्योंकि अच्छा इंप्रेशन आता है। अगर आपको मेंस में कहीं भी विद डेट और उसको एग्जैक्ट अगर आप डेटा फैक्ट लिखते हो ना तो उसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाता है। देखो अब फिर दोबारा से देखते हैं पहले स्टेटमेंट को। एक जो केंद्र सरकार वर्ष 2010 से वार्षिक रूप से यह पेपर जारी करती है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्ज की क्या सिचुएशन है उसको दिखाती है। अब इस पेपर में 2010 से जारी किया जा रहा है, 2016-17 में इसके एक पार्ट के रूप में किसको भी शामिल किया गया, मिड टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब मध्य अवधि कर्ज प्रबंधन रणनीति। अब ये है क्या मिड टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी,
ये क्या काम करती है? जो सरकारी कर्ज का जो कर्ज का पोर्टफोलियो है, उसकी जो योजना के विषय में क्या देती है, ये सूचना प्रदान करता है ये। ठीक, तो ये 2016-17 से इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। किसके अंदर? स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। ठीक, अब ये देखते हैं प्रश्न बना क्यों। चलते हैं, ये देखिए पीआईबी की खबर है, वित्त मंत्रालय की 22 मई की खबर है। सरकारी कर्ज पर स्टेटस पेपर का 9वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, और वो ये पूरा संस्करण क्या है? 2018-19 के लिए है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। कब से शुरू किया गया? 2010 से शुरू कर रही है ये। और 2016-17 में इसके अंदर किसको शामिल किया गया? ये भी याद रखना है। किसको? मिड टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये उस पूरा जो पेपर है उसको ओरिजिनल पेपर का मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगाया है। स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट फॉर 2018 एंड 19 कब रिलीज़ हुआ है? अप्रैल 2020 में। अब कौन सा मंत्रालय देख सकते हैं यहाँ पे? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंदर कौन सा विभाग है? ये आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। मामलों के विभाग के अधीन एक डिवीज़न है, कौन सा? बजट डिवीज़न। उसकी ये पहल है, उसने ये जारी किया। तो ये याद रखेंगे, वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों का विभाग। कितने विभाग है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर? क्या कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि कितने विभाग आते हैं वित्त मंत्रालय के अंदर? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ऑलरेडी एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलो। देखो, ये रिपोर्ट वैसे 143 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें 50 से 60 ही पेज हमारे काम के हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो बच्चा पढ़ सकता है, 1 क्वेश्चन इस रिपोर्ट से, इस स्टेटस से बिल्कुल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्यों आएगा? मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूं। ये देखो, कंटेंट उसके पहले पेज पे ही था। इसमें दिखाया गया है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। जो चैप्टर्स है, पहले तो इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है, फिर पब्लिक डेट जो केंद्र सरकार का है, जो पब्लिक अकाउंट की जो देयताएँ है केंद्र सरकार की, वो जनरल गवर्नमेंट की जो डेट है, वो उसका जो असेसमेंट किया गया उस डेट का, उससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है और आगे का रास्ता क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है? डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने बताया 2016-17 से शुरू की गई। इसके अंदर क्या होता है? ये बताता है कि जो डेट मैनेजमेंट मतलब कर्ज के प्रबंधन की जो रणनीति है, उसके उद्देश्य क्या है और स्कोप क्या है, क्यों हमने इसको अपनाया। उसके साथ साथ ये जोखिम का आकलन करेगी, किससे? जो पब्लिक डेट प्रोफाइल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सार्वजनिक मतलब जो कर्ज से जुड़ा हुआ प्रोफाइल है। उसके साथ साथ इसी में जो मिड टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मतलब कर्ज को कैसे प्रबंधन करोगे, उसकी रणनीति भी बताई गई है 2019 से 22 के बीच में। बहुत अच्छे इसके अंदर डायग्राम्स दिखाए गए, फिगर्स दिखाए गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो बच्चा पढ़ सकता हो पढ़ लेना। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, इससे 10-12 क्वेश्चन तो बनते ही है, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन ज़रूर बनाए जो मुझे लगा कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है, इस रिपोर्ट से स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट 2018-19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस पेपर के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक केंद्र सरकार का जो कर्ज था सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 45.7% है। ठीक। दूसरा, मार्च 2019, इसको 2019 लिखेंगे, के अंत में केंद्र सरकार के कुल कर्ज का लगभग 94% क्या था? घरेलू कर्ज था, डोमेस्टिक डेट था। अब आपको बताना है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट 2018-19 के अनुसार इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोचो समझो और जवाब दो। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्शन करूँगा। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। जो पहला स्टेटमेंट है जो 45.7% है, जो कि
थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो कि मार्च 2018 की तुलना में अधिक है। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, टाइपिस्ट से एरर हुआ है। देखो कोविड-19 में हमारी पूरी टीम अलग अलग काम कर रही है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ज़्यादा परेशान मत होना। अब दोबारा से पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। पेपर के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का 45.7% है, जो मार्च 2018 की तुलना में अधिक है। ठीक है, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक है। और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार के कुल कर्ज का 94% क्या था, इंटरनल डेट था। अब बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग और दूसरा स्टेटमेंट हो गया सही। अब पहला रॉन्ग क्यों हुआ मैं बताता हूँ। जो इस पेपर के अनुसार मार्च 2018 और अगर मार्च 2019 इन दोनों का देखिए कि केंद्र सरकार का जो कर्ज है जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो 2018 में था ये 45.8% और 2019 में हमारा कितना दिखा है यहाँ पे स्टेट में 45.7%, मतलब मार्जिनली कम हुआ 2018 की तुलना में 19 पे। देखो ना यहाँ 0.8 है, ये 0.7 मतलब 0.1% कम है। तो यहाँ क्या लिखा था कि तुलना में अधिक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लगभग जो 94% के करीब जो केंद्र सरकार का कुल जो कर्ज था उसमें से 94% क्या था, इंटरनल कर्ज है, घरेलू कर्ज है वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, ओपन स्काईज ट्रीटी OST जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है, यह संधि भागीदार देशों के संपूर्ण क्षेत्र पर बिना हथियार हवाई निगरानी का प्रावधान करती है। ठीक है। दूसरा, संधि पर वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 2004 में यह प्रभाव में आई। तीसरा, वर्तमान में संधि के 34 सदस्य भागीदार है। अब आप बताइए कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी लिख देता हूं मैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, दूसरा है गलत। तो पहली बात तो ये जो ओपन स्काई जो ये ट्रीटी है, ये ट्रीटी ओवरऑल है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने प्रॉपर लगाया है समझाने के लिए। बस ये ध्यान रखना है संपूर्ण क्षेत्र पर जो भी इस ट्रीटी के अंदर शामिल देश है उनके कंप्लीट टेरिटरी पर जो आर्मलेस क्या है, ये हवाई सर्वेक्षण का प्रावधान करती है। सपोज करो दो कंट्री है, मान लेते हैं एक रूस है और एक USA है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये USA की टेरिटरी है। अगर मैं USA का मैप बनाऊँ आपके लिए, ठीक है, ये कुछ ऐसे USA का मैप है और इधर ये रशिया का मैप है, ये कंप्लीट टेरिटरी है। तो इस जो ट्रीटी क्या बोल रही है कि संपूर्ण क्षेत्र, मतलब अगर रूस और USA दोनों इस ट्रीटी के अंदर भागीदार है तब संपूर्ण क्षेत्र पर बिना हथियार हवाई निगरानी का प्रावधान करता है। मतलब अगर USA चाहे तो रशिया के ऊपर और रशिया चाहे तो USA के ऊपर ये हवाई निगरानी कर सकते हैं, लेकिन उस निगरानी के लिए जो भी आपने यूज़ किया है हवाई सर्वेक्षण के लिए, जिस भी मीडियम का इस्तेमाल किया है वो बिना हथियार के होंगे, उस पर कोई हथियार नहीं लगा होगा, सिर्फ सेंसर्स होंगे उसके पास, उसके साथ साथ उसमें कुछ हाई रेजोल्यूशन और हाई डेफिनेशंस के उसके अंदर कैमराज होंगे, उनके थ्रू करना है। उन हवाई सर्वेक्षण करने वाले जो भी हवाई जहाज़ होंगे, फ्लाइट्स होंगे, जो भी आपने तरीका अपनाया है, बस उसमें हथियार लगे नहीं होंगे, ये बात कह रहा है ये। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आई होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, 1992 में हस्ताक्षर किए गए, बिल्कुल सही, लेकिन ये वर्ष 2002 में प्रभाव में आई। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तीसरा, वर्तमान में संधि के 34 सदस्य भागीदार है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ये ओपन स्काई जो मैंने ट्रीटी, इस पर प्रश्न क्यों पूछा, ये देख सकते हैं आज के द हिंदू का ये कटिंग है। विल एग्जिट ओपन स्काईज ट्रीटी अनाउंसेस USA ने बोला कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा। रशिया को उसने बोला कि रशिया लगातार इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए हम इससे बाहर क्या कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो पूरा मामला ये है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये देखिए ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, एक ग्लांस है इस पर देखते हैं। कब इस पे साइन किया गया? मार्च 24 मार्च 1992 में। ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या करती है? ये परमिट देती है, अनुमति देती है ईच स्टेट पार्टी, मतलब जो भी इस संधि में हस्ताक्षर किया, जिन्होंने अनुमोदित भी कर दिया, जो भागीदार है वो क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस पे। मतलब ये नहीं हम बोल दें कि भाई रशिया वाले हम 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे? हवाई सर्वेक्षण करेंगे। किस लिए किया जा रहा है ये सर्वेक्षण? देखो ये ताकि डेटा कलेक्ट किया जा सके कि मिलिट्री फोर्सेस और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी कैसी चल रही है, कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, देश छुप छुप के अपनी सैन्य इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहा कि जो इसके भागीदार देश है या विश्व समुदाय है उसके लिए वो नुकसानदेह हो। तब ये क्या करते हैं? शॉर्ट नोटिस। बिल्कुल सही बात है, जब इस तरह की आप निगरानी करोगे तो शॉर्ट नोटिस पे ही होंगे, अनआर्म्ड होगी, मतलब उस पर कोई हथियार नहीं लगे होंगे, सिर्फ सेंसर्स लगे होंगे, ओवर दी अदर्स एंटायर टेरिटरी टू कलेक्ट डाटा ऑन मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि भाई इसके लिए आपको हवाई जहाज की और इस तरह की चीज़ें की क्या ज़रूरत है? सैटेलाइट्स भी तो है, उससे कर लो इसका सर्वेक्षण अगर करना है। लेकिन इसके आपको लिमिटेशन समझना होगा। अभी जितने भी कंट्रीज़ है दुनिया की, या इसमें जितने भी पार्टिसिपेटरी कंट्रीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि उन सबके पास वो सैटेलाइट की सुविधा हो जिससे कि वो उस चीज़ को क्या कर सके? उसकी निगरानी कर सके और सर्विलेंस कर सके। दो सैटेलाइट्स कैन प्रोवाइड द सेम एंड इवन मोर डिटेल्ड, मतलब सैटेलाइट से भी ये काम किया जा सकता है और अच्छी डिटेल में किया जा सकता है। नॉट ऑल ऑफ द 34 ट्रीटी स्टेट्स पार्टीज हैव सच कैपेबिलिटीज़। देखो साफ साफ बोला गया कि जितनी शामिल जो 34 सदस्य देश है ओपन स्काईज ट्रीटी के, सबके पास वो क्षमताएं नहीं है कि वो सैटेलाइट के ज़रिए उस चीज़ की निगरानी करे। इसलिए क्या करते हैं? वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं जिसमें हवाई जहाज़ का यूज़ कर रहे हैं वो। अब वर्तमान में इस ट्रीटी का स्टेटस क्या है? देखो साइन तो कब की गई थी? 1992 में, लेकिन ये प्रभाव में कब आई? जनवरी 2002 में। और वर्तमान में कितने देश है? 34 सदस्य देश है इसके अंदर। और जो आर पार्टी टू द ट्रीटी वाइल 35वां कौन है? किर्गिस्तान है, लेकिन अभी इसने संधि को रेटिफाई नहीं किया। अगर किर्गिस्तान इस संधि को रेटिफाई कर देगा तब 34 + 1 कितने हो जाएंगे? 35। तो अभी तो सिर्फ कितने हैं? 34। थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहले रूस ने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्लाइट अंडर द ट्रीटी इन अगस्त 2002। सबसे पहले रशिया ने इसके लिए ऑब्जर्वेशन फ्लाइट से इस तरह का डाटा कलेक्ट किया था। उसके बाद किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। कब? दिसंबर 2002 में। इतना समझ में आया? अब देखो अभी वर्तमान का मुद्दा क्या है, अमेरिका क्यों धमकी दे रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि रूस ने क्या किया, इसकी जो अपनी जो संधि है इसका अनुसरण वो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इससे बाहर निकल जाएंगे। अब ये क्या है, कितनी कंट्रीज़ ने इसको सिग्नेटरी है? यूके, कनाडा, फ्रांस, बहुत लंबी लिस्ट है। ये इसलिए लगाया कि इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि इंडिया नहीं है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इंडिया मत लगा देना। ठीक, तो इंडिया इस संधि में नहीं है। लेकिन एक नोट डाल के मैंने लिए आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है इंडिया से जुड़ी हुई कि क्या भारत ने भी इस प्रकार की कोई संधि की हुई है? बिल्कुल की गई है। इंडिया ने ये संधि किससे की है? जापान के साथ सिमिलर ट्रीटी की है। और इंडिया एंड जापान ने कब किया? ओपन स्काई एग्रीमेंट किया था 2017 में। तो हो सकता है यूपीएससी में यही आ जाए कि ओपन स्काई एग्रीमेंट भारत ने किन देशों के साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। और वो कब किसके तहत किया गया है? जो हमारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016, उसके अनुरूप वो हमने एग्रीमेंट किया जापान के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF संधि ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संधि वर्ष 1989 में अमेरिका, रूस और चीन के बीच संपन्न हुई। दूसरा, यह संधि 500 से 5500 5500 किलोमीटर रेंज की सभी प्रकार की परमाणु एवं पारंपरिक मिसाइलों के लॉन्च पर प्रतिबंध लगाती है। तीसरा, यह संधि एक त्रिपक्षीय समझौता है जो अन्य किसी भी परमाणु संपन्न देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। अब आपको बताना है कि INF ट्रीटी के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बता देता हूँ पहले ही।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहला गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ। अब देखते हैं पहला क्यों गलत हुआ। देखो ये 1989 की नहीं है, 1987 की है। ठीक है, ये ट्रीटीज़ की डेट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी हर साल, अब पिछले 2-3 सालों से कुछ इस तरह के क्वेश्चन डेट वाइज और फैक्ट वाइज पूछने लगा है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है उनका मैं फैक्ट ज़रूर डालता हूँ। ठीक है, दूसरा ये 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की सभी प्रकार के परमाणु और जितनी भी ट्रेडिशनल मिसाइल है उनके लॉन्च पर प्रतिबंध लगाती है, बिल्कुल सही है। अब ये इसने बोला पहला, देखो पहले के गलत होने के दो कारण है, एक तो 1987 की है और दूसरा क्या है, ये अमेरिका, रूस और चीन के बीच की नहीं है, ये यूएस और रशिया के बीच की है। ठीक है, तो अगर ये यूएस और रशिया के बीच की है तो तीसरा स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया कि एक त्रिपक्षीय समझौता है। नहीं, त्रिपक्षीय नहीं, ये बायलैटरल है, द्विपक्षीय है। दो पक्ष कौन कौन से है, एक यूएस से हुआ और दूसरा रशिया हुआ। ठीक है, और ये आगे का प्रोविज़न बिल्कुल सही है कि ये द्विपक्षीय समझौता है जो अन्य किसी भी परमाणु संपन्न देशों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता। ये दोनों आपसी, इन्होंने आपस के लिए इसको डेवलप किया। अब ये प्रश्न क्यों पूछा मैंने, ये देखिए सेम खबर थी, विल एग्जिट ओपन स्काईज ट्रीटी। आप देख सकते हैं कि पिछले साल, इस साल तो अभी धमकी दी है कि अमेरिका ने कि वो ओएसटी से बाहर निकलेगा। पिछले साल उसने क्या किया था, लास्ट ईयर अमेरिका कौन सी ट्रीटी से बाहर निकला था, देखो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF ट्रीटी से भी बाहर निकल गया। तब ये INF ट्रीटी क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई थी। अब देखते हैं INF ट्रीटी के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हो, जो भी एक बार मुद्दा आ गया चर्चा में, मैं जब तक उसका पूरा डिटेल आपके सामने उसको बिल्कुल एक ब्रॉड वे में ना रख दूं, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ ऊपर ऊपर डिस्कस करके चले जाए और प्रीलिम्स में आप सोचो हाँ सर ने INF ट्रीटी तो बोला था, लेकिन है क्या, क्यों चर्चा में आई वो हमें पता नहीं। अब देखो इस INF ट्रीटी को भी देखते हैं। देखो रूस ने क्या किया था, ये बात अगस्त 2019 की है। उसने बोला था कि अमेरिका ने INF ट्रीटी से बाहर निकलने की पुष्टि कर दी कि वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये INF ट्रीटी ठीक है, इस कोल्ड वार के टाइम की एक महत्वपूर्ण संधि थी, जिस पर दिसंबर 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने और सोवियत संघ के जो उस टाइम पे जो हेड थे मिखाइल गोर्बाचोव ने, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। अब इस संधि में प्रावधान किया था कि सभी परमाणु और पारंपरिक जो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर है उनके लॉन्च पर प्रतिबंध लगाती थी ये संधि। अब इस संधि का फ़ायदा क्या था, तो बोला जा रहा है कि दो महाशक्ति थी जो उस टाइम की, अमेरिका और रूस, उनके बीच हथियारों के विकास की एक अंधाधुंध दौड़ शुरू ना हो जाए, उस पर रोक लगाने के लिए की गई थी, ताकि यूरोप में अमेरिका के जितने भी नाटो सहयोगी देश है वो उनको रूस के आक्रमण से बचाया जा सके। और ऐसा हुआ भी, और इस संधि का जो निर्माण है यूरोप में स्थायित्व लाने के लिए किया गया था। ठीक, फिर अमेरिका क्यों हटा इस संधि से पीछे, देखो ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनका कहना था कि रूस इस संधि का लगातार उल्लंघन कर रहा है और पहले भी कई बार कर चुका, क्योंकि बराक ओबामा जी ने भी बोला था 2014 में कि यह मुद्दा उठाया था कि जो रूस क्या कर रहा है कि इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट था जो ट्रंप जी ने बोला वो क्या था, यह आरोप था कि रूस की जो नोवातोर 9M729 मिसाइल है जिसको SSC-8 के विकास और तैनाती की खबरों के बाद उस पर यह आरोप लगाया, और यह उम्मीद लगाई जा रही थी, अमेरिका का ऐसा आरोप था कि मिसाइल यूरोप पर बहुत कम समय में हमला कर सकती है। तो रूस की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वो इससे पीछे हट गए। अब परिणाम क्या होगा भाई, अगर INF ट्रीटी से अमेरिका बाहर निकलता है, अमेरिका और रूस, तो संधि तो ख़त्म हो गई एक तरीके से। तो अमेरिका द्वारा संधि से बाहर होने के बाद अब अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए नए परमाणु हथियारों का विकास कर सकता है। ठीक है, संधि से बाहर निकल के, ऐसा तो कोई था ही नहीं कि हम 500 से अब 5500 के बीच में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लॉन्च नहीं करेंगे। इन्होंने बोला अब तो हम बाहर निकल गए, जिसका मन जो करेगा वो करेंगे। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए परमाणु हथियारों का विकास कर सकता है। दूसरा, अब इस संधि के बाद रूस और अमेरिका में फिर से हथियारों की दौड़ भी क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको INF ट्रीटी अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस राज्य के LGBTQI समुदायों के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की गई। ठीक है, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल और मणिपुर। LGBT कम्युनिटी
बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिपुर। अब देखते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया। उम्मीद कर रहा हूँ LGBT कम्युनिटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि अगर ये नहीं जानते, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कितने एलिमेंट्री लेवल पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखो, ये आज के द हिंदू की खबर है, UN प्रेजेस LGBTQI इनिशिएटिव। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है ऑन यूथ हैज़ लिस्टेड, उन्होंने क्या किया, जो मणिपुर की खुडोल को, जो एक खुडोल क्या है अभी आगे समझाऊंगा मैं, अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेन कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब मणिपुर की जो खुडोल इनिशिएटिव को UN ने अप्रिशिएट किया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में से एक के रूप में इसको शामिल किया है। अब ये खुडोल है क्या, ये देखो, खुडोल इज़ ए क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव, मतलब क्राउड फंडिंग की एक पहल है। किसने शुरू की, या _ऑल एक इम्फाल बेस्ड NGO है, उसने इसको शुरुआत की। अब इसमें क्या कर रहे हैं, द इनिशिएटिव एंटेल्स एंश्योरिंग द फूड सप्लाई। ये क्या कर रही है इस इनिशिएटिव के तहत, कि जो फूड सप्लाई है और हेल्थ सर्विसेज है, किन लोगों के लिए, LGBTQI के लिए, जो ऐसे लोग जो HIV के साथ जी रहे हैं, डेली वेज के जो अर्नर्स हैं उनके लिए, बच्चों के लिए और किशोरों के लिए, ये क्या कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के तहत, इसके तहत उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये इसके लिए इसको खुडोल को शामिल किया गया है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव के अंदर। अगर खुडोल भी आ जाती है तो ये भी आपको याद रखना है, ये मणिपुर है। ठीक है, और ये NGO कौन है, या _ऑल। अब आगे चलते हैं, देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यास प्रश्न क्या है, डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डेटा स्थानीयकरण देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उसी देश में संसाधित अर्थात प्रोसेसिंग और संग्रहित अर्थात कलेक्शन करने पर बल देता है। दूसरा, BN श्रीकृष्ण समिति ने विकासात्मक दृष्टिकोण से, मतलब डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से डेटा लोकलाइजेशन का विरोध किया है। अब आपको जवाब देना है कि डेटा लोकलाइजेशन के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और मैं उसका जवाब आपको मंडे को दूंगा, क्योंकि कल तो संडे है। ठीक है, लेकिन जो मंडे की हमारी क्लास होती है MCQ की सीरीज़, उसमें संडे की अच्छी खबरें भी मैं शामिल करता हूँ, इसलिए 7 के 7 दिन की अच्छी खबर आपसे मिस नहीं होने दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो 22 मई का हमारा एक अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित भारतीय नदियों और उनकी सहायक नदियों का सही मिलान करें। गोदावरी, पूर्णा, कृष्णा, पलेरू, कावेरी, भवानी। ठीक है, ये तीनों ही सही सुमेलित है, तो जो उत्तर हुआ क्या हुआ, A, B, C। बस आपके लिए एक होमवर्क है जो मैं देके जा रहा हूँ, आप बताना पूर्णा लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड साइड की, पलेरू भी लेफ्ट की है या राइट की, और भवानी भी लेफ़्ट की है या राइट की। देखो जब भी रिवर पढ़ो लेफ़्ट राइट ज़रूर देखना, ठीक ना। और अगर इनके रिवर्स के तट पे कोई भी मेजर सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, कल्चरल सिटी है, आप उसको भी ज़रूर याद रखना। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। लगभग सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। ओके, गुड लक। निर्माण IAS के डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।